आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि सेक्शन ए 1 मार्क्स का है, हर इसके अंदर 12 क्वेश्चन है, सारे ही 1 मार्क्स के होने वाले हैं। उसके बाद 2 से 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं सेक्शन बी में। सेक्शन सी में 7 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन है, 7 से 12 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के हैं। उसके बाद 13 to 15 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, केस स्टडी क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। फर्स्ट हम सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही साथ में स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल इन। तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रेवल करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दिस इज अ डैश ऑन विच अ शेडो इज फॉर्म। देखो क्या कहा जा रहा है कि शेडो फॉर्म कहां पर होती है? तो शेडो के लिए एक स्क्रीन चाहिए होती है, तभी शेडो क्या होती है? परफॉर्म होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्क्रीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज, क्या कहा जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे स्टेमन कहते हैं। हम क्या कहते हैं? स्टेमन। अब हम हिंदी मीडियम में देखते हैं। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में या सरल रेखा में? क्वेश्चन नंबर सेकंड, यह एक डैश जिस पर छाया बनती है। छाया किस पर बनती है? स्क्रीन पर, या हम इसे लिख सकते हैं पर्दे पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समतल दर्पण से बनी छवि डैश होती है, सीधी होती है हमेशा। समतल दर्पण पे जब हम सामने कोई मिरर के सामने कोई चीज देखते हैं तो वो कैसी बनी होती है? सीधी बनी होती है। फूल का नर प्रजनन भाग पुंकेसर होता है। तो पुंकेसर की जगह फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो आपको लिखना होगा फूल का जो नर प्रजनन भाग है उसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पार्श्व जड़ों पर मौजूद महीन संरचना को क्या कहा जाता है? जैसे कि ये देखो, ये जड़ है, ये जड़ है, इसकी पार्श्व जड़ें ये होगी, तो इस पर छोटी छोटी बाल जैसे संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जड़ रोम। जिसे क्या कहा जाता है? जड़ रोम कहा जाता है। तना पौधे को मिट्टी से मजबूती से पकड़ कर रखता है। जो तना है वो देखो, ये अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये क्या हुआ? ये तना हो गया, ये इसकी रूट्स हो गई, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीव्स हो जाएंगी, ठीक है। तो तना पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़ कर रखता है। तो तना तो देखो मिट्टी में नहीं है ना, मिट्टी में क्या है? रूट्स है, जड़ है। जड़ अगर होता, जड़ पौधे को मिट्टी में पकड़ कर रखता, तब हम इसको सही कर देते, लेकिन तना इसको पकड़ के नहीं रखता, इसलिए स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? गलत हो जाएगी। हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, फाइन हेयर। यहाँ पे हेयर आएगा HAIR, यहाँ पे लिखेंगे। फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द लेटरल रूट आर कॉल्ड रूट हेयर। जो रूट्स पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे हम रूट हेयर कहते हैं। स्टेम होल द प्लांट फिमरली इन द सोइल्स। तो स्टेम सॉइल के अंदर प्लांट को पकड़ के नहीं रखता है, ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? फॉल्स। रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल अकर बाय। एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उनमें रेस्पिरेशन किससे होता है? मोस्टली गिल्स से होता है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्ड, एक ऐसी जगह जहां पे ऑर्गेनिज्म लिव करता है उसे क्या कहते हैं? हैबिटेट। उसे क्या कहा जाता है? इज कोल्ड आ जाएगा इसके आगे, लेकिन अगर नहीं आया तो आप लिख सकते हैं सीधा कोल्ड हैबिटेट। उसे क्या कहा जाता है? हैबिटेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जलीय जंतु में श्वसन डैश द्वारा होता है। तो जलीय जंतु में श्वसन गिल्स, रंध्र नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे गिल्स द्वारा होता है। अगर हिंदी में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, जलीय जंतुओं में जो श्वसन है वो, यहाँ पे गलत है, श्वसन किससे होता है? गिल्स से। हम यहाँ लिखेंगे गिल्स द्वारा होता है, ठीक है। वह स्थान जहां जीव रहता है उसे आवास कहते हैं। जैसे कोई जहां, जैसे एनिमल जहां पे रह रहा है, लैंड पे रह रहा है तो टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, स्थलीय जीव हो जाएंगे, पानी में है तो जलीय जीव हो जाएंगे ना। तो जहां पे भी वो रहता है वो उसका आवास हो जाता है। कैक्टस के पौधे में पानी जमा करने के लिए मोटा और मासल हो जाता है। तो कैक्टस का तना जब आपने हरा देखा होगा वो थोड़ा मोटा होता है ना, तो पानी जमा करने के लिए थोड़ा मोटा और मासल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी देखते हैं, वायु का प्रमुख भाग। तो वायु, अंदर एयर की हम बात करते हैं तो इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, काफी सारे गैस होती है, लेकिन प्रमुख मेन गैस कौन सी होती है उसके अंदर? नाइट्रोजन। कौन सी गैस जलने में मदद करती है? कौन सी गैस? ऑक्सीजन। जलने के लिए सबसे जरूरी होती है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी तो कोई भी चीज जल नहीं पाएगी। इसका 12 क्वेश्चन भी हम साथ में ही देख लेते हैं। हवा में गति है तो इसे क्या कहते हैं? अगर हवा में गति है तो इसे पवन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हम पवन कह देते हैं। एयर के अंदर अगर गति है, जैसे हिंदी में विंड कह देंगे, इंग्लिश में विंड कह देंगे, और अगर एयर के अंदर हवा में अगर गति है तो इसे हम क्या कहते हैं? पवन कह देते हैं। पवन आ जाएगा, हवा नहीं आएगा, पवन आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या है। कैक्टस प्लांट्स हैव थिक एंड फ्लैशी स्टेम टू स्टोर वाटर। कैक्टस का जो प्लांट है उसका जो स्टेम है वो थिक एंड फ्लैशी हो जाता है क्या, और वाटर को स्टोर करने के लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। मेजर पार्ट ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन। एयर का जो मेजर पार्ट है वो क्या है, नाइट्रोजन है। विच गैस हेल्प इन बर्निंग। जलने में कौन सी गैस हेल्प करती है, ऑक्सीजन। एयर इज इन मोशन। अगर एयर मोशन में है तो उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, विंड कहा जाता है। अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है, तो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, मतलब सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे जो सेक्शन बी के क्वेश्चन है 2 से लेके 7 तक के क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के। अभी तक 1 मार्क्स के थे। व्हाट इज स्टेम। स्टेम क्या है, द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रो अपराइट एंड बियर ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट इज कॉल्ड स्टेम। तो फर्स्ट पूछा गया कि स्टेम क्या है, तो द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रो अपराइट। प्लांट का ऐसा पार्ट जो अपराइट ऊपर की तरफ ग्रो करता है, जो ब्रांचेस, लीव, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट को क्या करता है, बियर करता है, अपने ऊपर क्या करता है, इनको बनने देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। इसके और में एक क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसके और का क्वेश्चन भी हम चेक करते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट। रूट के मेन फंक्शंस बताने हैं। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर द अदर प्लांट ऑफ द प्लांट। देखो क्या कहते हैं, रूट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को अब्जॉर्व करता है, वाटर एंड मिनरल को सोयल से अब्जॉर्व करता है अदर प्लांट्स के लिए। रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सोइल। देखो यहाँ पे लाइन आ गई ना कि रूट क्या करता है, प्लांट को जकड़ के मिट्टी में जकड़ के रखता है, जिससे कि वो उसकी पकड़ बनी रहती है। अब देखते हैं हिंदी में हम, तना क्या है, पौधे का वह भाग जो सीधा बढ़ता है या ऊपर की तरफ, सीधा हम लिख देंगे सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता है, शाखाएं, पत्तियां, कलियां, फूल और फल देता है, उसे हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं। इसके या में एक क्वेश्चन था, जड़ों का मुख्य कार्य क्या है। तो जड़ों का अगर हम मुख्य कार्य देखें तो जड़ों का मुख्य कार्य क्या है, जड़ पौधे के अन्य भागों के लिए मिट्टी से पानी और खनिज को अवशोषित करता है। इसका मुख्य कार्य आप इस तरह से लिखते हैं, मिट्टी से पानी और जड़ों को अवशोषित करना जड़ों का मुख्य काम है। इसके अलावा जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती से पकड़ती है। जड़ें क्या करती है, पौधे को मजबूती से पकड़ने का काम कौन करता है, जड़ें करती हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट थ्रू द लीफ इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। देखो क्या कहा जा रहा है कि ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस, वाटर का लॉस होना प्लांट लीफ के द्वारा पानी का जो लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या वाष्पोत्सर्जन क्या है। किसी पौधे द्वारा पत्तियों के माध्यम से जल की हानि की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। किसी पौधे द्वारा पत्तियों के माध्यम से जल की हानि, सीधा से याद करो कि जल की हानि और किससे हो रही है, पत्तियों से हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखो समझा देती हूँ, जैसे कि ये क्या है, यहाँ से देखो ये क्या है, एक लीफ है और यहाँ पे क्या है, जड़ है। जड़ ने पानी लिया, अब ये पानी इस तरह से ऊपर जाएगा और यहाँ से क्या होगा, एयर में रंध्र, जो स्टोमेटा है इसके अंदर रंध्र होते हैं और यहाँ से पानी उड़ जाता है। तो जड़ से लेके पानी, मिट्टी से जड़ से गया, जड़ से तने में आया, तने से पत्ती में आया, पत्ती से हवा में उड़ गया ऊपर, तो इसे स्टोमेटा से, रंध्र से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। किसी पौधे द्वारा पत्तियों के माध्यम से जल की हानि की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को कि छाया क्या है। पहले आपको बताना है छाया क्या है, छाया के निर्माण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। उत्तर देखो, छाया किसी अपारदर्शी वस्तु के पीछे का अंधेरा स्थान है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है। मानो कि यहाँ पे कोई चीज रखी गई है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पे एक लाइट का सोर्स लगा दिया आपने, तो लाइट यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी। अब यहाँ पे तो रोशनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंधेरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंधेरा, ये वाला, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी छाया बन जाएगी। तो छाया किसी, और ये वस्तु कैसी होनी चाहिए, अपारदर्शी। किसी अपारदर्शी वस्तु के पीछे का अंधेरे वाला स्थान, उसे जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है, उसे छाया कहा जाता है। और छाया के निर्माण की शर्तें क्या है कि इसके लिए कोई अपारदर्शी पदार्थ होना चाहिए, प्रकाश का स्रोत होना चाहिए और स्क्रीन होना चाहिए कि जिस पर क्या बनेगी, छाया बनेगी। 3 चीजें चाहिए, क्या चाहिए, एक तो अपारदर्शी पदार्थ होना चाहिए, सेकंड प्रकाश का स्रोत होना चाहिए और एक स्क्रीन होनी चाहिए।
इसके अलावा देखो यहाँ पे ये भी ऐड किया गया कि वस्तु को प्रकाश के पथ में रखा जाना चाहिए। मान लो लाइट इधर है, आपने वस्तु इधर रख दी, तो लाइट तो इस तरफ ही जा रही है ना, तब नहीं चलेगा। कि वस्तु लाइट को क्या होना चाहिए, जैसे कि जहां पर लाइट आ रही है, मान लो कि लाइट ऐसे ऐसे जा रही है, तो वस्तु को कहाँ, लाइट के रास्ते में रखना है, वस्तु को प्रकाश के पथ पे रखा जाना चाहिए। फिर स्क्रीन पर छाया बनती है, उससे क्या बनेगी, स्क्रीन पर छाया बनेगी। सारे पॉइंट आई होप समझ आ गए होंगे आपको। तो एक बार फिर देख लेते हैं। देखो क्या कहा गया है, छाया किसी अपारदर्शी वस्तु के पीछे का अंधेरा स्थान है जहां प्रकाश नहीं पहुंचता है। अब इसकी शर्तें क्या है कि अपारदर्शी पदार्थ होना चाहिए, प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए, वस्तु को प्रकाश के पथ में रखा जाना चाहिए, फिर क्या होती है, स्क्रीन पर जो छाया बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज शेडो, वेयर व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ शेडो। शेडो के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए, शेडो क्या है। शेडो इज ए डार्क स्पेस बिहाइंड द ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट वेयर लाइट डज नॉट रीच। अभी समझाया है, इजीली समझ में आ गया होगा। देयर शुड बी एन ओपेक मटेरियल, देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द पाथ ऑफ द लाइट, देन शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है, व्हाट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है, द चेंज इन स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट विच अनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। तो अपने सराउंडिंग एरिया के अकॉर्डिंग अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना, उसे हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम बात करते हैं फिश ने क्या किया, पानी में गई, पानी में रहना, उसने क्या किया, पानी में अडेप्ट हो गई, पानी के अकॉर्डिंग रहने के लिए उसने अपने गिल्स अडेप्ट कर लिए, गिल्स बना लिए, फिन्स बना लिए ना। तो उसने इसी तरह के अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना जिससे कि हम अपने सराउंडिंग एरिया में रह सके, उसे क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। द चेंजेस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट विच एनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड अडेप्टेशन। इसके और में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसे रीड करते हैं, व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट्स, द लिविंग थिंग्स सच एज ए प्लांट एंड एनिमल इज ए हैबिटेट आर इज अ बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स क्या है, प्लांट एंड एनिमल, और एबायोटिक जैसे कि सन, लाइट, एयर, वाटर, ये सब क्या हो जाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट। तो देखो क्या कहा जा रहा है, आपसे पूछा गया कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल इज एन ए हैबिटेट। एक हैबिटेट में प्लांट और एनिमल का होना वो क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट होता है। और एबायोटिक से भी आ सकता है, क्या होगा, सन हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, एयर हो जाएगा, और इसके अलावा वाटर हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, अनुकूलन क्या है, विशिष्ट विशेषताओं या कुछ आदतों में परिवर्तन जो किसी पौधे या जानवर को उसके परिवेश में रहने में सक्षम बनाता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। तो कुछ विशेषताओं में या कुछ आदतों में परिवर्तन जो पौधे और जानवर को उसके परिवेश में रहने के लिए सक्षम या एबल बनाता है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया था, जैविक घटक क्या है, किसी आवास में रहने वाले पौधे और जानवर जैसी जीवित चीजें उसके जैविक घटक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में, पिक्चर प्लांट में हरे पत्ते होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार कर सकते हैं, फिर भी यह कीड़े खाता है। पिक्चर प्लांट कैसा होता है, कीट भक्षी पादप होता है, कीड़ों को खाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हालांकि ये क्या है, हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, फिर ये कीड़े क्यों खाता है। पिक्चर प्लांट नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करने के लिए कीड़ों को खाता है, जिन्हें यह न तो संश्लेषित कर सकता है न ही मिट्टी से अवशोषित करता है। तो देखो पिक्चर प्लांट को क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, और ये नाइट्रोजन उसको मिट्टी से नहीं मिलती है। जब ये नाइट्रोजन उसको मिट्टी से नहीं मिलती है तो ये प्लांट क्या करता है, कीड़ों को खाता है और कीड़ों को खाकर उससे नाइट्रोजन लेता है। तो पिक्चर प्लांट नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करने के लिए कीड़ों को खाता है, जिन्हें या तो न तो संश्लेषित कर सकता है न ही मिट्टी से अवशोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पिक्चर प्लांट हैज ग्रीन लीव्स व्हिच कैन प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई डज इट ईट इंसेक्ट। पिक्चर प्लांट इंसेक्ट को ईट क्यों करता है। पिक्चर प्लांट्स ईट इंसेक्ट टू गेट नाइट्रोजिनस कंपाउंड विच इट नाइदर सिंथेसाइज एंड नॉर बी ऑब्जर्व बाय द सॉइल। सॉइल से ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता है, सिंथेसाइज भी नहीं कर सकता है, इसीलिए क्या करता है, इंसेक्ट को ईट करता है, खाता है, जिससे कि उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड मिल जाए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द एयर। एयर की प्रॉपर्टीज आपको बतानी है कि एयर कैसी होती है। इट इज कलरलेस, इट इज ए ट्रांसपेरेंट, इट कैन बी कंप्रेस किया जा सकता है, इट कैन बी ऑक्यूपाई स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, इसके अंदर कुछ मास, मतलब एयर के अंदर कुछ ना कुछ तो वजन होता है। ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं। सबसे पहले कलरलेस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, कंप्रेस किया जा सकता है, इसको स्पेस ऑक्यूपाई करती है और इसके अंदर मास होता है।
ठीक है। अब इसके और में एक क्वेश्चन दिया है जिसको हम देखते हैं, डिफाइन एटमॉस्फेयर। आपको क्या करना है, एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना है। एक सेकेंड, देखो क्या कहा गया है कि एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना है। सॉरी फॉर दैट आंसर। द एटमॉस्फेयर इज ए गैसियस ब्लैंकेट दैट सराउंड द अर्थ एंड कंटेन एयर वी ब्रीथ। देखो क्या है, एटमॉस्फेयर एक गैसियस ब्लैंकेट है अर्थ के चारों तरफ, जिससे हम क्या करते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं। द प्लैनेट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कीप इट क्लोज टू द प्लैनेट सरफेस। जो अर्थ का, अगर ये लाइन ना भी लिखो तो भी चल जाए, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अट्रैक्शन है, वो क्या करता है, इसको क्या करता है, चारों तरफ सराउंडिंग रखता है। तो आप इतना भी लिख देंगे कि गैसेस ब्लैंकेट जिससे चारों तरफ अर्थ क्या है, सराउंडिंग है जो अर्थ को, उससे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वायु के गुणों की सूची बनाइए। तो सबसे पहले देखो क्या है, यह रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, मतलब आर पार देख सकते हैं हम, इसे संपीड़ित किया जा सकता है। जैसे कि सिलेंडर के अंदर गैस क्या की जाती है, गैस भरी जाती है ना, तो संपीड़ित करके उसको भरा जाता है। यह जगह घेरती है और इसके अंदर द्रव्यमान होता है। ये पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण को परिभाषित कीजिए। वायुमंडल को, वातावरण नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, वायुमंडल कहेंगे। वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। वायुमंडल एक गैसीय कंबल है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, और इसमें वह हवा शामिल है जिसमें हम सांस लेते हैं। इसमें क्या, एक ऐसी हवा जो चारों तरफ से पृथ्वी को घेरे रखती है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। ग्रह का गुरुत्वाकर्षण आकर्षण इसे ग्रह के सतह के करीब रखता है। और पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे कि ये अर्थ है, इसके यहाँ पे सारी तरफ क्या है, वायुमंडल है। तो जो पृथ्वी का आकर्षण बल है वो क्या करता है, इसको नजदीक रखता है अर्थ के। ठीक है, अब हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब हम करते हैं सेक्शन सी, जिसके अंदर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं पहले। स्टेट डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडी। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडी में आपको डिफरेंस बताना है। द बॉडी विच इमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। एग्जांपल सन, स्टार, बर्निंग कैंडल्स। ऐसी ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, लाइट बनाते हैं, ये लाइट उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। The body which does not emit light are called non-luminous bodies. Example moon, earth and black board. जैसे कि मून हो गई, अर्थ हो गई, ये सब क्या है, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इनसे लाइट नहीं बनती है, बल्कि सन, स्टार और बर्निंग कैंडल्स ये कैसे हो जाएंगे, लाइट को इमिट करते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। हिंदी में देखते हैं हम क्वेश्चन। दीप्त और अदीप्त पिंड के बीच में अंतर बताइए। वे पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं चमकदार पिंड कहलाते हैं या दीप्त पिंड कहलाते हैं। उदाहरण सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती। वे पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त पिंड कहते हैं, जैसे कि चंद्रमा, पृथ्वी, ब्लैक बोर्ड। आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिट्टी में रहने वाला प्राणी वर्षा ऋतु में श्वसन के लिए मिट्टी से बाहर क्यों आ जाता है। जैसे कि हम कह दें कि अर्थवॉर्म है, केंचुआ है, मिट्टी के अंदर रहता है, लेकिन जब बारिश होती है तो वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। क्यों? जब बारिश होती है तो मिट्टी में हवा द्वारा घेरे गए सभी स्थानों में पानी भर जाता है, इसीलिए मिट्टी में रहने वाला जीव श्वसन के लिए बाहर आता है। मान लो कि ये मिट्टी है तो मिट्टी में इस तरह से स्पेस होता है। ठीक है, मिट्टी में इस तरह से स्पेस होता है। अब जैसे ही अब इन मानो इन स्पेस में मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये वाला स्पेस है हवा मिट्टी के अंदर, जैसे कि ये स्पेस है, मान लो इन स्पेस में इन जो जगह है खाली, इनके अंदर हवा भरी होती है। तो जो मिट्टी के अंदर एनिमल होता है वो आराम से क्या करता है, केंचुआ वगैरह सांस लेता है। लेकिन जब बारिश आती है तो इनके अंदर क्या भर जाता है, इनके अंदर पानी भर जाता है। ये जो स्पेस खाली है ना, इनके अंदर क्या भर गया, पानी भर गया। अब जो केंचुआ वो कैसे सांस लेगा, इसीलिए वो क्या करता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। अब पढ़ो, जब बारिश होती है तो मिट्टी में हवा द्वारा घेरे गए सभी स्थानों में पानी भर जाता है, इसीलिए मिट्टी में रहने वाले जीव श्वसन के लिए बाहर आना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। Why an animal living in soil does come out soil for respiration in rainy season? When it rain heavy, water fills up in the all space occupied by the air in the soil. Therefore, the organism live in the soil has to come out for the respiration. क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। ए और बी, कॉलम ए एंड बी को आपको मैच करना है। ये कॉलम ए है, कॉलम बी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सेकंड देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो अब हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या कहा गया है यहाँ पर, एक सेकंड देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट किसको कहा जाता है, ऑब्जेक्ट थ्रू विच वन कैन सी, मतलब हम क्लियरली क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। तो ये देखो इसका तो आंसर यहीं से सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा इसका। तो उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसक्यूलेंट। ट्रांसक्यूलेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट थ्रू विच कैन नॉट सीन क्लियरली, जिसमें से हम क्या है, आर पार क्या है, क्लियर नहीं देख सकते हैं। तो इसका यहां से हो जाएगा। ओपेक्यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट थ्रू विच कैन नॉट सी एट ऑल, हम
आर पार देख ही नहीं सकते। 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं देखो, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसक्यूलेंट और ऑपिक्यू। ट्रांसपेरेंट में क्या है, हम आर पार एकदम साफ देख सकते हैं, जैसे कोई ग्लास हो गया, कोई कांच है, या हम ऐसे कहते हैं कोई ग्लास है या हवा है, इसके आर पार हम इजीली देख सकते हैं। ट्रांसक्यूलेंट जिसके अंदर हम धुंधला धुंधला देख सकते हैं, मतलब अगर वो हमारे आंखों के सामने रख दिया जाएगा तो हम पीछे का क्या है धुंधला देख पाएंगे, मतलब आगे का धुंधला देख पाएंगे। जैसे कि पॉलिथीन आप अपनी आंखों के सामने रखो तो आपको क्या दिखेगा, आगे का धुंधला दिखेगा, तो वो क्या हो जाएगा ट्रांसक्यूलेंट। और ओपेक्यू क्या होता है, अगर आपके सामने बुक रख दे कोई तो आप आगे का कुछ नहीं देख पाओगे। तो ऐसी चीजें जिसके आर पार हम देख ही नहीं सकते, ऑब्जेक्ट थ्रूआउट विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट सीन एट ऑल, हम देख ही नहीं पाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपेक्यू कहते हैं। अब देखते हैं कॉलम ए और बी का मिलान करना है। कॉलम ए में पारदर्शी, पारदर्शी वह वस्तु जिसके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सके, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट पारभासी, वस्तु जिसके माध्यम से हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी। और अपारदर्शी वस्तु जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 11 2 पार्ट्स में है। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट है ए उसका है, उसके बाद में बी पार्ट दिया गया है। तो सबसे पहले क्या कहा गया, रेटिकुलेट और समांतर शिरा विन्यास में अंतर बताइए। तो रेटिकुलेट मतलब कि जालिका रूपी, आप इस तरह से अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जालिका रूपी शिरा विन्यास। और समांतर शिरा विन्यास में अंतर बताओ। यदि पत्ती के शिराओं द्वारा बना डिजाइन मध्य पसली यहाँ पे आएगा वेन, या हम कहेंगे शिरा, मध्य शिरा के दोनों ओर जालीदार हो तो उसे शिरा विन्यास, जालीदार शिरा विन्यास कहते हैं। यदि शिराएं एक दूसरे के समांतर हो तो उस शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। देखो डायग्राम से समझते हैं, इसको डायग्राम जरूर बनाना है इसके लिए। अगर क्या है जालिका, जैसे कि यहाँ पे एक लीफ दी गई है और इस तरह का आपको जालिका रूपी शिरा विन्यास मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, जालिका रूपी शिरा विन्यास। और समांतर शिरा विन्यास क्या हो जाएगा, जब इस तरह से आपको जो ये शिरा, ये क्या है शिरा, ये क्या हो जाएगी शिरा, और ये क्या हो जाएगी मुख्य शिरा, मध्य शिरा, इसको मध्य शिरा कह दो या मुख्य शिरा कह दो। जब मुख्य शिरा से जालिका बन जाती है अन्य शिराओं की तो उससे हम क्या कहते हैं, जालिका रूपी शिरा विन्यास। और जब उसके समांतर होती है मुख्य शिरा के, मध्य शिरा के समांतर अन्य शिराएं होते हैं तो उसे हम समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। अब एक बार रीड करते हैं, देखो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यदि पत्ती की शिराओं द्वारा बना डिजाइन मध्य पसली गलत लिखा गया, शिरा के दोनों ओर जालीदार हो, जालिका रूपी हो तो उसे हम जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। जैसे कि गुलाब एग्जाम्पल हो जाएगा। यदि शिराएं दोनों मध्य शिरा और बाकी शिरा एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो तो उसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं, कि जैसे कि गेहूं। इसके और सेकंड पार्ट दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। क्या पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल क्या क्या चाहिए होता है। तो पत्तियां पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। देखो सारा पहले में ही आंसर आ गया, लेकिन फिर भी अगर सीधा सा लिखते थे कि पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, एक बार फिर बताती हूँ, पत्तियों द्वारा भोजन बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, कई चीजें चाहिए थे। तो सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये इसके कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। अब एक इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि एक विशिष्ट फूल की संरचना बताइए। तो आपको विशिष्ट फूल की संरचना बतानी है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डंठल, वह भाग जिसके द्वारा फूल शाखा से जुड़ा होता है। इसमें डायग्राम भी बना सकते हैं। तो जैसे ये वाला भाग क्या हो जाएगा, मैं ए कर देती हूँ, ए क्या हो जाएगा यहाँ पर डंठल, ठीक है। इसके बाद आता है बाह्य दल, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बाह्य दल हो जाएगा। एक सेकंड देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, ये देखो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बाह्य दल। फूल की छोटी हरी पत्ती जैसे संरचना को बाह्य दल कहा जाता है। उसके बाद पंखुड़ियां, यहाँ पे आप कलरफुल बना दीजिएगा थोड़ा कलर, जैसे कि ये बड़ी रंगीन जैसी संरचनाओं को हम पंखुड़ियां कहा जाता है। अलग अलग फूलों में यह अलग अलग रंग की होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, उसके बाद है पुंकेसर। यह फूल का नर भाग होता है। इसमें दो भाग होते हैं, फिलामेंट और तंतु। यहाँ पे आप तंतु भी लिख सकते हैं, तंतु और पुमंग। तो आप इस तरह से बना दीजिएगा। ये देखो ये एक सेकंड यहाँ पे दिखाते हैं, एक सेकंड देखो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से दिखा दो। ये क्या हो जाएगा, इसका पुंकेसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका पुंकेसर हो जाएगा। उसके बाद स्त्री केसर। तो स्त्री केसर में आप इस तरह से दिखा दीजिएगा। ये देखो स्त्री केसर का सबसे भीतरी भाग स्त्री केसर कहलाता है। इसके 3 भाग होते हैं, वृत्तिका,
वृत्तिकाग्र और यहाँ पर हो जाएगा अंडाशय। यह फूल का मादा भाग होता है। तो डायग्राम आप अपनी एनसीईआरटी में दिया गया वहां से बना लीजिएगा, अदरवाइज ऐसा ही बना दीजिएगा जैसे मैंने समझाया। सबसे पहले डंठल जो फूल को पकड़ कर रखता है, जिसके द्वारा फूल शाखा से जुड़ा होता है। उसके बाद छोटी छोटी ग्रीन लीव्स, जैसे कि देखो इसी में कलर उसी तरह से कर देती हूँ, छोटी छोटी यहाँ पे क्या आ जाएंगी, ग्रीन लीव्स आ जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, छोटी छोटी फूल की पत्तियां होती है जिससे बाह्य दल कहा जाता है। उसके बाद कलरफुल जो फूल हमें अलग अलग कलर के नजर आते हैं वो उसकी पंखड़ियों की वजह से होते हैं। उसके बाद मेल हम ये कहें नर जनन भाग होता है इसके अंदर, जिसे क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है, इतना ही लिख दीजिएगा। और मादा जनन भाग होता है जिसे स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वृत्तिका, वृत्तिकाग्र और अंडाशय। यहाँ पे ओवरी या अंडाशय होते हैं, ये इसके ओर में है। तो आइए देखते हैं इसका इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया, राइट द डिफरेंस बिटवीन रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन, गिव एग्जांपल। इफ द डिजाइन मेड बाय द वेन इन द लीफ इज नेट लाइक इन बोथ साइड of the midrib is called venation is reticulate like a rose. If the vein are parallel to each other the venation is parallel venation। अभी समझाया, देखो अगर इस तरह का मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल वेनेशन। अगर इस तरह का मिलता है हमको तो ये क्या हो जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द रॉ मटेरियल for the photosynthesis? Leaves prepare their food in the presence of sunlight by using water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Sunlight, water, carbon dioxide, chlorophyll are the raw material for the photosynthesis. अब इसके और में क्वेश्चन दिया गया है और में देखते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। टिपिकल फ्लावर की आपको स्ट्रक्चर देनी है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर साथ साथ में बनाती रहती हूँ जिससे कि आपको क्या हो, समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या है, स्टोक। ये हमने एक स्टोक बनाया। ठीक है, द पार्ट बाय विच ए फ्लावर इज अटैच टू द ब्रांच, जहाँ ये कोई ब्रांच होगी, ब्रांच से जिससे अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं। उसके बाद आता है सेपल। सेपल क्या है, इसका ग्रीन पार्ट। सेपल क्या है, ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है। द स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लावर आर कॉल्ड सेपल। उसके बाद आता है पेटल। तो पेटल में हम कहेंगे द बिग कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो बिग कलर्ड फुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम पेटल कहते हैं। जैसे कि ये दिखा दिया हमने, ये क्या हो जाएगी, पेटल हो जाएगी। डिफरेंट फ्लावर हैज डिफरेंट पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर की हमें मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेमन। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, स्टेमन। तो स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल पार्ट है फ्लावर का। इट हैज 2 फिलामेंट एंड एंथर। तो आप इस तरह से बना देंगे, देखो ये इस तरह से 2 एंथर बना सकते हैं हम। ठीक है, ये हो जाएगा एंथर। उसके बाद द इनर मोस्ट पार्ट, देखो नेक्स्ट क्या है, हम यहाँ पे कलर ले लेते हैं। नेक्स्ट के लिए हम यहाँ लेते हैं रेड कलर। ठीक है, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल, जो सबसे अंदर का पार्ट है। इस तरह से बनाएंगे, ये देखो यहाँ पे, और इस तरह से थोड़ा साफ कर देंगे। जो सबसे अंदर का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, पिस्टल कहते हैं। 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका ओवरी हो जाएगा। इट इज ए फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये क्या है, फीमेल पार्ट है। और स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार सिर्फ डायग्राम भी आ जाता है, तो लेबल डायग्राम आपको आना चाहिए। लेबल डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहा गया। ऊंट रेगिस्तान में रहने के लिए कैसे अनुकूलित हो गए, क्या चेंजेस आए उनके अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जानवर की पीठ पर चबरी से भरा कुबड़ होता है। यहाँ पे ऊंट आएगा, ऊंट की जानवर जो है उसकी पीठ पर क्या होता है, चर्बी से भरा कुबड़ होता है। जब ऊंट के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तब वह इस भोजन का उपयोग करता है, उसे इसे भोजन के रूप में उपयोग करता है। मतलब इसमें कुबड़ होता है जिसके अंदर फैट होता है। देखो अच्छे से सुना, तो ये कुबड़ होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, फैट होता है। और जब इसको कुछ खाने को नहीं मिलता तो इसकी फैट क्या होती है, डाइजेस्ट हो जाती है और उसको पेट भरने में मदद करती है। इसके शरीर की रेत की गर्मी को दूर रखने के लिए उसके पैर लंबे होते हैं। मतलब जो देखो रेगिस्तान में होता है ना, तो रेगिस्तान क्या होता है, गर्म होता है, तो इसका शरीर क्या होता है, ऊंचा होता है। इसके लिए इसके पैर लंबे होते हैं जिससे कि हीट ना पहुंचे। ऊंट के खुर पर एक बड़े तलवे से ढके होते हैं। ऊंट के जो पैर होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं, जो इसे गर्म फिसलने वाली रेत से चलने में मदद करता है। मतलब उसके पैर फिसलते नहीं, अगर आप मिट्टी में चलोगे तो पैर धंसते हैं, लेकिन इसके पैर तलवा इतना बड़ा होता है जो कि मिट्टी में धंसता नहीं है। पानी, यह जानवर पूरे शरीर में समान रूप से फैला हुआ है, न कि केवल जेब या अंग में। अपने पूरे शरीर से सूखे गोबर के माध्यम से बहुत कम पानी निकलता है। मतलब इस देखो थोड़ा सा इसमें लाइनिंग में थोड़ी गड़बड़ है, अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है, इसके शरीर से पानी बहुत कम मात्रा में निकलता है। मलमूत्र के रूप में जो पानी है बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, क्योंकि पानी पीता बहुत कम है, इसलिए और जो पीता है उसको स्टोर कर लेता है। तो एक्सक्रीशन क्या है इसका, बहुत ही कम होता है। अब हम देखते हैं, ये कुछ कुछ पॉइंट्स आपको एक बार फिर बता देती हूँ। सबसे पहले चर्बी से बड़ा कुबड़ होता है जिसमें फैट इसके अंदर स्टोर होती है, और जो इसको मतलब अगर कम भूख पानी खाना और पानी ना मिले तो कुछ टाइम तक ये जिंदा रह सकता है। गर्मी से बचाने के लिए इसके पैर लंबे होते हैं जो इसको हीट से बचाते हैं। उसके अलावा इसके पैर के जो तलवे हैं वो बड़े होते हैं, मिट्टी में धंसते नहीं हैं।
ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसी के अथवा में एक क्वेश्चन है, पानी में रहने वाले पौधों के लिए अनुकूलन का वर्णन कीजिए कि जो पौधे पानी के अंदर रहते हैं उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है। तने पानी की सतह के ऊपर तक फैले रहते हैं, मतलब तने इस तरह से पूरे क्या है ऊपर तक फैले रहते हैं। जड़ें आकार में छोटी होती है, जड़ें छोटी होती है जिसपे पौधा टिका होता है, मतलब जड़ें एकदम कम होती है लेकिन तना क्या है पूरा ऊंचाई तक फैला होता है। फूल और पत्तियां पानी की सतह पर, जैसे कि ये पानी की सतह है तो फूल और पत्ती कहाँ होंगी, पानी की सरफेस पर, सतह पर होंगी। तने लंबे, खोखले और हल्के होते हैं, क्या है क्योंकि पानी के अंदर है ना तो लंबे होंगे, हल्के होंगे और खोखले होंगे। पत्तियों को ढकने वाला मोमीय आवरण उसको अतिरिक्त पानी से बचाता है। तो इन पत्तियों पर क्या होगा, एक मोमीय आवरण होगा, क्यूटिकल होगी एक स्पेशल इस तरह की, जो इसका है इसको पानी से, अतिरिक्त पानी से बचाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद करने होंगे, कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, हाइड्रा, हाइड्रिला आप लिख सकते हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, हाइड्रिला एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, वेलिनिसेरिया एग्जाम्पल हो जाएगा। काफी सारे एग्जाम्पल आप एक आधा याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हाउ हैव कैमल अडेप्ट टू लिव इन द डेजर्ट, किस तरह से उसने अपने को अडेप्ट किया है। अ कैमल अडेप्ट टू द डेजर्ट कंडीशन, किस तरह से किया है, देखो यहाँ पे आंसर दिया गया है। द एनिमल हैज ए फैट फिल्ड हम्प ऑन हिज बैक, उसकी बैक पर क्या होता है, हम्प होता है। व्हेन द कैमल हैज नथिंग टू ईट इट यूज दिस फूड, वो क्या करता है अपनी हम्प में फैट को स्टोर करके रखता है, और जब खाने को कुछ नहीं मिलता है तो वो फैट क्या होती है, एज ए फूड में कन्वर्ट हो जाती है। इट हैज लॉन्ग लेग टू कीप इट्स बॉडी आउट ऑफ द सैंड हीट, उसकी बॉडी क्या करती है, उसके लेग्स बहुत लंबे होते हैं, जो ये कहेंगे जो सरफेस है, जो अर्थ की हीट है उससे, सैंड की जो हीट है उससे उसे बचाती है। The hooves of the camel are covered by the large sole to help them move them on the hot slippery sand. Slippery sand से क्या करते हैं, उसके hooves क्या करते हैं, उसके जो बड़े तलवे हैं वो उसके पैर धंसने से और स्लिप होने से उसे बचाते हैं। Water is especially dissipated throughout the animal body, not only the one pocket or organ, it excretes extremely little water throughout the dry dug from its body. क्या कहा जा रहा है कि वो उसके क्योंकि पानी बहुत कम पीता है, तो जब पानी कम पीता है तो उसका एक्सक्रीशन भी क्या होता है, बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अडेप्टेशन ऑफ द प्लांट इन लिविंग वाटर। लिविंग जो पानी के अंदर प्लांट्स रहते हैं उनके में क्या अडेप्टेशन होता है। स्टेम्स एक्सटेंड अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, जो स्टेम है वो क्या है, सरफेस पर, सरफेस तक क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। द रूट आर रिड्यूस इन साइज विच होल्ड द प्लांट, जो क्या है रूट्स क्या करती है, बहुत जो रूट्स है वो रिड्यूस हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है, जो प्लांट को होल्ड करके रखती हैं। फ्लावर आर लीव आर फ्लोटेड इन द, यहाँ पे क्या है, सरफेस पर फ्लोट करते हैं। स्टेम आर लॉन्ग, स्टेम कैसा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, होलो मतलब खाली हो जाता है, और लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है। द वैक्सी कवरिंग, द वैक्सी कवरिंग द कवर द लीव्स, इस तरह से वैक्स कवर क्या करती है, इसको लीव्स को कवर कर देती है। शील्ड फ्रॉम द एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर से उसको बचाता है। तो हमने यहाँ पे अब 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है गाइज। आप इंस्टा पे मेरी आईडी है स्मार्ट स्टडी 10 के नाम से, उस पेज को जाके आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको इंस्टेंट मतलब बहुत जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, और शॉर्ट में वीडियोस मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए होते हैं। और इसके अलावा आंसर्स की वगैरह ये सब चीज़ें वहाँ पे शॉर्ट में मिल जाएगी। आप SMAR_TSTUDY10 करके वहाँ पे जब सर्च करेंगे तो मेरा पेज ओपन हो जाएगा। अभी बहुत कम वीडियोज़ मैंने उसके अंदर अपलोड किया, लेकिन बहुत ही जल्द से अच्छे से अपलोड करूँगी, जिससे कि हर एक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में आपको वहां पर मिल जाए। तो अभी हम सेक्शन सी कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेक्शन डी है, जिसमें है क्वेश्चन 13 से लेके 15 तक है, 13, 14, 15, जो कि 6 मार्क्स के हैं। इसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सबसे पहले। उसके अलावा कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि जो सेक्शन डी है या 13, 14, 15 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करके आपके उसको करके उनके आंसर्स दिखाऊं। जैसा भी है, कुछ भी अगर क्वारीज है तो वो भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल के साथ, हर एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर आपको मेरे यहाँ चैनल पर मिल जाएगा, आप अच्छे से वहां से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।